स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के क्लास में जो 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, एसपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीटीएस, एमटीएस, दरोगा, बैंक पीओ और क्लर्क जैसे आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एफ कैट आदि, सीएपीएफ के आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा पराग्वे देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो पराग्वे देश जो हाल ही में खबरों में रहा है किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है। द कंट्री पराग्वे रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन 1 में एशिया, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में यूरोप, ऑप्शन डी में दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पराग्वे देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। जो पराग्वे कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में जो पराग्वे स्थित है, साउथ अमेरिका में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा। तो आइए देखते हैं पराग्वे देश किस महाद्वीप में है, तो साउथ अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आइए कंसेप्ट देखते हैं इसके बारे में। पराग्वे जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी पराग्वे कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह हाल ही में क्षेत्रीय व्यापारों, समझौतों और राजनयिक गतिविधियों के कारण समाचारों में रहा। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पराग्वे देश के पड़ोसी देश आसपास कौन से देश है, तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, बोलिविया है। यानी इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलिविया है। जो पराग्वे के दक्षिण अमेरिका के दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यह महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यानी पराग्वे कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के दिल भी कहा जाता है पराग्वे को, क्योंकि यह महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। यह देश पराना रिवर और पराग्वे रिवर के जलमार्गों से व्यापार करता है। पराग्वे जो देश है वो पराना नदी और पराग्वे नदी से जलमार्गों से अपना व्यापार करता है इसी के माध्यम से। तो इसीलिए व्यापार समझौते से और राजनीतिक गतिविधियों के कारण ये हाल ही में समाचारों में रहा। जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। पराग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी पराग्वे देश है जो अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। यह क्या है, तो एक स्थलरूप देश है, यानी लैंड लॉक्ड देश है। उत्तर में बोलिविया है और ब्राज़ील, दक्षिण में और पश्चिम में अर्जेंटीना से घिरा हुआ है। यानी उत्तर में कौन कौन है, तो बोलिविया जो 3 देश से घिरा हुआ है। कौन कौन, उत्तर में बोलिविया है और ब्राज़ील क्या है, दक्षिण में स्थित है, और पश्चिम में अर्जेंटीना से घिरा हुआ है। पराग्वे के पास कोई समुद्री किनारा नहीं है, इसीलिए इसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। यानी पराग्वे के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, किनारा नहीं है, इसीलिए इसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी असुनसियोन है इसकी राजधानी। पराग्वे की राजधानी कहाँ है, तो असुनसियोन, जो ये 1811 ईस्वी में स्पेन से आज़ाद हुआ था। पराग्वे देश कब आज़ाद हुआ था, तो 1811 ईस्वी में स्पेन से आज़ाद हुआ था। पराग्वे को दक्षिण अमेरिका का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के मध्य में बीचों बीच स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि फरवरी 2026 में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर 2026 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर 2026 रिपोर्ट विच इंडियन सिटी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो फरवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार
स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारतीय शहर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन 1 में है मुंबई, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जो दिल्ली जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर 2026 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है, जो दिल्ली। आइए इसके बारे में देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड एयर 2026 रिपोर्ट के अनुसार जिसे क्या कहा जाता है? स्टेट ग्लोबल ऑफ एयर यानी IQ एयर जैसी प्रमुख गुणवत्ता रिपोर्ट के संदर्भ में इसे समझा जाता है। फरवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, यानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। दिल्ली लगातार कई वर्षों से प्रदूषण के लगातार केंद्र बना हुआ है, जैसे 2014 में, 2025 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में डेटा के अनुसार भारत की राजधानी सबसे टॉप स्थान पर है प्रदूषण के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026? तो ऑप्शन 1 में डॉक्टर आर चिदम्बरम, ऑप्शन बी में डॉक्टर अनिल काकोडकर, ऑप्शन सी में है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में है टेसी थॉमस। तो जो हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए चुना गया है? विच इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। जो अनिल काकोडकर को चुना गया है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक हैं, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए चुना गया। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं अनिल काकोडकर, जो ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए नवाजा गया है। इनका योगदान किस लिए दिया गया है? तो विशेष रूप से भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए दिया गया है, जैसे में थोरियम आधारित रिएक्टर विकास करना, पोखरण द्वितीय में परमाणु परीक्षणों की भूमिका में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, सतत ऊर्जा समाधानों के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका लिया है। इसीलिए इन्हें प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर को ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए नवाजा गया है, यानी चुना गया है। जो अनिल काकोडकर जो क्या है, परमाणु ऊर्जा विज्ञान के पूर्व क्या रहे हैं? अध्यक्ष, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। ये परमाणु ऊर्जा विज्ञान के लिए इनको प्रदान किया गया है, यानी ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2026 के लिए इन्हें चुना गया है परमाणु ऊर्जा विज्ञान के लिए। ये पूर्व में क्या क्या रहे हैं? तो पूर्व में ये पूर्व एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में, और निर्देशक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये भी निर्देशक भी रहे हैं। और भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को मजबूत बनाने में भूमिका इनका अहम रहा है। और प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एंड PHWR के तकनीक में भी योगदान इनका महत्वपूर्ण रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर अनिल काकोडकर, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो ग्लोबल एनर्जी प्राइज क्या है? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल एनर्जी प्राइज क्या है? तो ऑप्शन जो इसकी स्थापना 2002 में किया गया था ग्लोबल एनर्जी प्राइज का, जो एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। यह इस ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्तर का सम्मान माना जाता है, यानी साइंस के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार स्तर का सम्मान माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विज्ञान पुरस्कार को। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा अनुसंधान और सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना होता है। यह पुरस्कार रूस में जो स्थित है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, यानी रूस के द्वारा यह दिया जाता है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा। लगभग इतना 39 मिलियन रूबल के रूप में रूस के द्वारा दिया जाता है, यानी
50,000 अमेरिकी डॉलर इन्हें पुरस्कार की राशि है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ऊर्जा सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है, स्वच्छ और सतत ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, परमाणु ऊर्जा तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा में यानी तकनीक में जो नवाचार इनोवेशन में जो तकनीक में इनोवेशन किया जाता है, उस लिए पुरस्कार यह दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर को अनावरण किया गया है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वांटम कंप्यूटर जो हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है? यानी कौन सा जो संस्थान है जो भारत के पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया है क्वांटम कंप्यूटर का? तो कौन सा संस्थान है? तो IIT खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ऑप्शन डी में है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। तो इनमें से कौन है जो क्वांटम कंप्यूटर का खोज किया है देशी रूप से, भारत का पहला स्वदेशी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर का खोज किया गया यानी अनावरण किया गया है, जो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भारत में पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर का विकसित किया है। जो इसका महत्व क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटर में भारत की तकनीकी को आत्मनिर्भर बढ़ाएगा, क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाएगा। जटिल गणनाओं को तेज गति से हल करने में मदद किया जाएगा, यानी जटिल गणितीय क्षेत्रों में इसको तेज गति से हल करने में मदद मिलेगा। जो इसका विकास किसने किया है, तो IISc बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा इसका खोज किया गया, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर या भारत का पहला स्वदेशी विकसित क्वांटम कंप्यूटर 2005 में 25 में लॉन्च किया गया था, यानी 2025 में लॉन्च किया गया था। यानी भारत के पहले स्वदेशी विकसित क्वांटम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था, तो 2025 में लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड क्वांटम डे यानी 24 अप्रैल 2025 को इसे पेश किया गया है। इसके तहत जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो साइंस बेंगलुरु द्वारा है और तथा अन्य संस्थान और स्टार्टअप्स ने 2025 से 26 तक क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट को कार्यक्रम की घोषणा की है, जिनकी रिपोर्ट और चर्चा फरवरी 2026 में प्रोमाइनेंटली न्यूज में रही है, जो इसीलिए हाल ही में चर्चा में रहा है क्वांटम कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि केंद्रीय बजट में वायदा और विकल्प व्यापार पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। STT को किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो केंद्रीय बजट में जो वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग व्यापार पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। STT को किस प्रकार के कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो द यूनियन बजट प्रोपोज्ड इंक्रीजिंग STT ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग STT इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टैक्स? तो ऑप्शन 1 में है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी में है इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी में है संपत्ति कर, ऑप्शन डी में है उपकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय बजट में वायदा और विकल्प व्यापार यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग व्यापार पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, STT को किस प्रकार कर के रूप में बांट सकते हैं? तो प्रत्यक्ष कर में इसे हम बांट सकते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो सिक्योरिटीज
ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी एक प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है। एसटीटी किस प्रकार का टैक्स है? तो प्रत्यक्ष टैक्स है यानी डायरेक्ट टैक्स है। यह सीधे वित्तीय लेन देन पर लगाया जाता है यानी जो व्यक्ति लेन देन करता है उसी पर सीधे लगाया जाता है। यह कर को बोझ सीधे निवेशक व्यापारी पर पड़ता है यानी जो व्यापारी जो लेन देन करता है उसी पर डायरेक्ट उसे व्यापार पर टैक्स लगाया जाता है या उस व्यापारी पर लगाया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर इसे नहीं किया जा सकता है। यह नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स बर्डन है यानी किसी अन्य व्यक्ति पर इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। एसटीटी क्या है? एसटीटी क्या है हम समझेंगे कि एसटीटी क्या है। यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी है जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को कहा जाता है। अब इसका फुल फॉर्म है जो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है जो भारत में स्टॉक मार्केट के लेन देन पर लगाया जाता है। यानी भारत में जो स्टॉक मार्केट में लेन देन पर इसे लगाया जाता है एसटीटी के माध्यम से। तो इसे 2004 में यूनियन बजट में पेश किया गया था। 2004 में एसटीटी को यूनियन बजट में पेश किया गया था। यह कर शेयर डेरिवेटिव यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लेन देन पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कर को चोरी रोकना और शेयर बाजार से सरकार इसमें जो डायरेक्ट टैक्स लगाती है एसटीटी के माध्यम के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। एसटीटी की विशेषताएं क्या हैं? तो यह एक डायरेक्ट टैक्स है जो करदाता इसे किसी प्रकार या किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है यानी डायरेक्ट इस पर किसी व्यक्ति पर ही लगाया जाता है। वह करदाता किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यह केवल वित्तीय बाजार लेन देन पर लागू होता है यानी यह एसटीटी जो होता है वो वित्तीय बाजार लेन देन पर लागू होता है। भारत में शेयर बाजार की पारदर्शिता को बढ़ाने में यह मदद करता है एसटीटी जो हाल ही में चर्चा में रहा है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। एसटीटी की किन किन लेन देन पर होता है, मतलब किन किन पर एसटीटी लगता है यानी किन लेन देन पर लगता है एसटीटी, किन किन पर लगाया जाता है एसटीटी कर। तो खरीदना और बेचना यानी इक्विटी शेयर्स खरीदना और बेचने पर लगाया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगाया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुछ मामलों में इसे लगाया जाता है। तो किन किन पर लगाया जाता है एसटीटी कर? तो इक्विटी शेयर्स जो खरीदते हैं और बेचते हैं उस पर लगता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुछ मामले होते हैं उन पर लगता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं एसटीटी क्या है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो हाल ही में जो खबरों में रहा किस लिए, तो केंद्रीय बजट 2026 में जो सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उस उद्देश्य था सट्टा बाजार यानी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को नियंत्रित करना था यानी सट्टा जो आजकल बहुत ही सट्टा व्यापार हो रहा है उस पर नियंत्रण करना था और राजस्व को बढ़ाना था। इसका यही उद्देश्य है जो हाल ही में खबरों में चर्चा में रहा। आइए देखते हैं इसके बारे में। और तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण जो हुआ है किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार हेल्ड इन फरवरी 2026 एट बकलोह हिमाचल प्रदेश वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ऑप्शन 1 में फ्रांस, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी में यूनाइटेड किंगडम। तो जो भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार जो बकलो किस प्रकार का आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया वज्र प्रहार 16वां संस्करण किया गया जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं।
जो ऑप्शन सी इसका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी युद्ध कौशल में सुधार करना है, आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग करना है, दोनों देशों के विशेष बलों के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाना है। और इसका स्थान कहाँ है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। 27 फरवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक विशेष पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। यह मामला मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑन 27 फरवरी 2026 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट पैनल टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ अरावली रीजन। दिस केस मेनली पर्टेन्स टू विच स्टेट? तो ऑप्शन एक में है जो राजस्थान गुजरात, ऑप्शन बी में है हरियाणा एवं राजस्थान, ऑप्शन डी में है सी में है दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो सर्वोच्च न्यायालय अरावली क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए किस एक विशेष पैनल गठित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरियाणा और राजस्थान के बीच सीमाओं को अरावली क्षेत्र की सीमाओं को विशेष पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। यानी उनको यह मामला किन किन पर है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 फरवरी 2026 को अरावली रेंज की सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए विशेष पैनल का गठन किया है। यह मामला मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान में फैली अरावली पर्वतमाला से संबंधित है, जो खनन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा विवाद का मामला है, जो विवाद ये चल रहा है राजस्थान और हरियाणा के बीच। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द किसने गढ़ा था? यानी क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑप्शन एक में एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी में है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी में है मार्विन मिन्स्की, ऑप्शन डी में है जेफरी हिंटन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जॉन मैकार्थी ने इसका शब्द गढ़ा था। आर्टिफिशियल यानी एआई शब्द किसने गढ़ा था? तो जॉन मैकार्थी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जॉन मैकार्थी ने वर्ष 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़े थे। जॉन मैकार्थी जो थे 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गढ़े थे। 1956 में इन्हें डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जो 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें एआई यानी एआई क्षेत्र की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। यानी एआई क्षेत्र की औपचारिक शुरुआत यहीं से माना जाता है। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, यहीं से एआई की शुरुआत होता है। जो एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। और उनको कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? तो 1956 में डार्टमाउथ का। जो एआई क्या करता है? मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता को प्रदान करना इनका लक्ष्य था, जॉन मैकार्थी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। यही है जॉन मैकार्थी। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला का नाम किस तुर्किक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काला पर्वत है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का नाम किस तार्किक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काला पर्वत है? दी काराकोरम माउंटेन रेंज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम विच तुर्किक टर्म मीनिंग ब्लैक माउंटेन? तो ऑप्शन एक में कारा, ऑप्शन बी में कोरम, ऑप्शन सी में तकलाम, ऑप्शन डी में पामीर। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला नाम किस तुर्किक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काला पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कारा सी इसका आंसर हो जाएगा, कारा सी। जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का नाम किस तुर्किक शब्द से लिया गया है? तो जिसका अर्थ काला पर्वत है, यानी कारा से लिया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का नाम तुर्किक शब्द कारा यानी काला और कोरम पत्थरों को ढेर से लिया गया। यानी कारा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काला, और कोरम का अर्थ क्या होता है? पत्थरों का ढेर। जो
काराकोरम पर्वत श्रृंखला का नाम यहीं से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है तो काला पर्वत। तो यह काली चट्टानों का ढेर है, यानी काली चट्टानों का ढेर है। तुर्की की भाषा में इसे कारा का अर्थ काला होता है, यानी तुर्की की भाषा में इसे कारा का अर्थ काला होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा के संदर्भ में लिविंग ब्रिज शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली विजिट टू इजराइल फॉर हुम हैज़ द टर्म लिविंग ब्रिज बीन यूज्ड। तो ऑप्शन एक में भारत और इजराइल के बीच प्रस्तावित समुद्री मार्ग, और ऑप्शन बी में है भारतीय मूल के यहूदी समुदाय, ऑप्शन सी में दोनों देशों के बीच नया रक्षा समझौता, ऑप्शन डी में साइबर सुरक्षा के लिए तकनीक सहयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा के संदर्भ में लिविंग ब्रिज शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है। लिविंग ब्रिज शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, हालिया रिपोर्ट में जो इजराइल के यात्रा के संदर्भ में लिविंग ब्रिज शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो भारतीय मूल के यहूदी समुदाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है लिविंग ब्रिज। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2026 को जेरूसलम में भारतीय मूल के यहूदी समुदाय को संबोधित करते हुए उन्हें भारत और इजराइल के बीच लिविंग ब्रिज यानी जीवंत सेतु बताया है। उन्होंने कहा है कि यह समुदाय दोनों देशों के बीच क्या करते हैं, सांस्कृतिक परंपरा और मूल्य को जोड़ने का सशक्त बनाते हैं। कौन, तो यहूदी यानी इजराइल में जो रहते हैं भारतीय मूल के यहूदी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय मूल के यहूदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंडियन ओरिजिन ज्यूज कम्युनिटीज़। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। लिविंग ब्रिज का अर्थ क्या होता है, यानी लिविंग ब्रिज का अर्थ क्या होता है, ऐसा समुदाय जो दो देशों के बीच को क्या करता है, मजबूत बनाए रखता है। कैसे मजबूत बनाता है, तो देखते हैं। सांस्कृतिक संबंध को मजबूत बनाता है, ऐतिहासिक जुड़ाव रहता है दोनों देशों के बीच, परंपराओं और मूल्यों को आदान प्रदान होता है, और लोगों के बीच विश्वास होता है, पीपुल टू पीपुल कनेक्शन होता है। तो उससे ही कहते हैं लिविंग ब्रिज। जो ऐसे समुदाय जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध अच्छा हो, ऐतिहासिक जुड़ाव हिस्टोरिकल लिंक अच्छा हो, और लोगों के बीच विश्वास का भावना हो, उसे ही कहते हैं लिविंग ब्रिज। जो मोदी जी ने इसका प्रयोग किया है, लिविंग ब्रिज। अगला कंसेप्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि लिविंग ब्रिज क्या है। अगला कंसेप्ट है, प्रहार जो हाल ही में चर्चा में रहा किससे संबंधित है। तो प्रहार विच हैज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन एक में नई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहल की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, ऑप्शन सी में इसरो का नया चंद्र मिशन, ऑप्शन डी में है सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन प्रणाली। तो प्रहार जो हाल ही में चर्चा में रहा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है, यानी गवर्नमेंट इंडिया की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है एक, जो प्रहार जो हाल ही में चर्चा में रहा। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आतंकवाद को बदलते स्वरूप से निपटना है। जैसे में आतंकवादी खतरे को पहचान करना है, आतंकवादी हमले को रोकना और उनसे जवाब देने के लिए सक्रिय रहना, बुद्धिमत्ता आधारित इंटेलिजेंस लेड का इस्तेमाल करना, और समन्वित यानी कोऑर्डिनेटेड रणनीति बनाना कि कैसे आतंकवाद से निपटा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रहार। अगला कंसेप्ट है, तो प्रहार एक एक्रोनिम है जो आतंकवाद निपटने के भारत की समग्र रणनीति को 7 प्रमुख रूपों में इसे बांटा गया। प्रहार को कितने रूपों में बांटा गया, 7 रूपों में बांटा गया। प्रहार को 7 रूपों में, जैसे में किसे रिस्पॉन्स के माध्यम से, एग्रेशन के माध्यम से, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से, एटेन्यूएशन के माध्यम से, अलाइनमेंट के माध्यम से, रिकवरी के माध्यम से, इसे 7 स्तंभों में
दर्शाया गया है। प्रहार जो 7 रूपों में इसे दर्शाया गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इम्पैटियंस नाग्राम रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ न्यू स्पीसीज ऑफ। तो इम्पैटियंस नाग्राम जो हाल ही में खबरों में रहा था, किसकी एक नई प्रजाति है? तो ऑप्शन 1 में है मेढक की, या ऑप्शन बी में है पौधा ब्लॉसम की, ऑप्शन सी में मछली की, या ऑप्शन डी में है बर्ड की यानी पक्षी की। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की एक, ब्लॉसम की एक नई प्रजाति है इम्पैटियंस नाग्राम, जो हाल ही में समाचार के खबरों में था। किसकी प्रजाति है? तो प्लांट की यानी पौधे ब्लॉसम की, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इम्पैटियंस नाग्राम जो हाल के खबरों में था, एक नई प्रजाति पौधे या फूल का है, जो इसे कहा जाता है ब्लॉसम, जो जीन्स की फूल वाली पौधे हैं। यह कहाँ पाया गया है? तो नागालैंड में और फकीम वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया है, जो कहाँ पे है? खिफरे जिला में पाया गया है। इसके खोज, इसका नाम नागा समुदाय से सम्मान में रखा गया है। इसे नगरम क्यों रखा गया इसका नाम? तो नागा समुदाय को सम्मान में इसका नाम रखा गया है, जो ब्लासेमेनिसीज परिवार का फूलदार पौधा है, जो आमतौर पर ब्लॉसम यानी टच मी नॉट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस ब्लॉसम को क्या नाम जाना? तो अन्य नाम टच मी नॉट, यानी छूने पर ये मुरझा जाता है, इसीलिए कहा जाता है टच मी नॉट नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एज पर न्यू डीजीसीए रूल विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एयरलाइंस इशू रिफंड फॉर कैंसिल्ड स्टिक्स। यानी डीजीसीए द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार फ्लाइट टिकट कैंसिल होने पर एयरलाइंस को कितने दिनों में रिफंड देना अनिवार्य है? यानी अगर डीजीसीए द्वारा नए नियम के अनुसार फ्लाइट टिकट कैंसिल होता है तो एयरलाइंस को कितने दिनों में पैसा रिफंड देना होगा? तो ऑप्शन 1 में 7 कार्य दिवस, या 15 दिन में, ऑप्शन सी में 30 दिन में, या तत्काल इमीडिएटली। तो डीजीसीए द्वारा जो जारी नियमों के अनुसार फ्लाइट टिकट कैंसिल होने पर एयरलाइंस को कितने दिनों में रिफंड देना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों में इसको देना अनिवार्य हो जाएगा, जो 1 मार्च से लागू हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यह नियम डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड डीजीसीए द्वारा जारी किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड से भुगतान होने पर 7 दिन कार्य दिवस के भीतर रिफंड हो जाएगा पैसा। और उद्देश्य क्या है? यात्रियों की अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लागू करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, जो वर्किंग डेज हो जाएगा, 7 दिन में यह चालू हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। लेक माई नदोम जो रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इज लोकेटेड इन। जो हाल ही में चर्चा में रही माई नदोम्बे जो झील किस देश में स्थित है? हाल ही में जो चर्चा में रही माई नदोम्बे झील किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में नाइजीरिया, ऑप्शन बी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑप्शन सी में है इथोपिया, ऑप्शन डी में केन्या। तो हाल ही में चर्चा में रही माई नदोम्बे झील किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश में स्थित है। यानी माई नदोम्बे झील किस देश में स्थित है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। लेक माई नदोम्बे मध्य अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य अफ्रीका में से है, जो यह झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। माई नदोम्बे और टुम्बा झीलें आसपास पिटलैंड्स के हजारों साल पुराना कार्बन यानी वातावरण में छोड़ रही हैं। जो माई नदोम्बे और टुम्बा झीलों में आसपास में क्या हो रहा है? हजारों साल से पुराना कार्बन वातावरण छोड़ रही है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो 40% ये हजारों साल से अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्रीन गैसों पर नई चिंताएं बढ़ रही है, इसी कारण यह चर्चा में रहा है। जो कांगो बेसिन में दुनिया का प्रमुख कार्बन सिंक से है, जो यहाँ पर
झीलें छोड़ रही हैं, इसमें से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है 40%, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, DR कांगो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वेयर इज द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 बीइंग हेल्ड? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन एक में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है शेरगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है जयपुर, ऑप्शन डी में है वाराणसी। तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेरगांव महाराष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शेरगांव महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा किया जा रहा है, यानी किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह मेला महाराष्ट्र के सेव गांव में आयोजित किया जा रहा है। आयुष प्रणालियों जैसे में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जागरूक करना है, चिकित्सा पद्धतियों को प्रति जागरूक करना है, जन स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार को प्रोत्साहन देना इसका यही उद्देश्य है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। से गांव जो महाराष्ट्र में है, यहीं पर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।